ये देखो, अभी डीड बताए हैं ना कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट जो होता है वो रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो ओरल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो रिटेन मतलब एग्रीमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। अब इस डीड में कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेंशन करनी होती है। पहली चीज़ है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। किसी फर्म में, किसी पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनके नाम और उनके परमानेंट एड्रेस क्या क्या हैं वो इस पार्टनरशिप डीड में लिखे जाने चाहिए, ताकि अगर मान लो मतलब कभी कुछ कम्युनिकेट करना हो या मतलब जो है कुछ भेजना हो बाय पोस्ट, तो उसके लिए यहाँ पे या कोई लीगल एक्शन लेना हो तो इनके नाम और पते को यूज किया जा सके। दूसरी चीज़ है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स मिल के जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस पार्टनरशिप के बिजनेस को हम क्या नाम देते हैं, फर्म। पार्टनरशिप के बिजनेस को, पार्टनरशिप में जो बिजनेस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्म। तो उस फर्म का मतलब जो है नाम और पता क्या है उस चीज को मेंशन किया जाएगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहीं ऐसे प्रोमिनेंट जगह पे हो सकता है तुम्हारी ऑफिस कहीं और हो और तुम्हारा बिजनेस ऑपरेट कहीं से और हो सकता है, हो रहा हो, तो वो प्रिंसिपल प्लेस मतलब ऑफ बिजनेस जहाँ से वो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। नेचर ऑफ अ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, मतलब होलसेलिंग, रिटेलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब जो है ठीक है किस चीज़ में डील करना चाहते हो, तो वह बिजनेस का नेचर क्या है ये भी उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। फिर है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस को उस पार्टनर से जो मिल के कर रहे हैं उसको शुरू करने का, कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरू करना, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का डेट क्या है, कब से मतलब जो है वो पार्टनरशिप शुरू होगी, कब से वैलिड होगी, उस चीज को मेंशन करना होता है। उसके बाद रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट। देखो जब बिजनेस में मतलब जो है तुम डील करते हो तो तुम लोगों को बताए हैं जो टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, फिक्स्ड मतलब डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो उन सब में जो मैंने बताया था तुम लोगों को कि बिजनेस क्लास जो होता है वो हमेशा किसमें डील करता है, करंट अकाउंट उनको ओपन करवाना होता है। तो मान लो मतलब जो है अब तो जब खर्चे होंगे तो वो किसी एक का थोड़ी ना होगा पार्टनरशिप के बिजनेस में, वो तो कलेक्टिवली सबका खर्चा होगा ना। तो और इनकम भी जो होगी वो किसी एक की नहीं होगी, पूरे पार्टनर्स की होगी, फर्म की होगी। तो उस फर्म के नाम से एक बिजनेस अकाउंट खोला जाएगा जिसमें मतलब जैसे हो सकता है सारे पार्टनर्स को क्या बनाया जाए, अकाउंट होल्डर बना दिया जाए, या किसी एक पार्टनर को तुम जिम्मा दे सकते हो कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आप उस अकाउंट को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितना कितना पूंजी लगाएगा, ये चीज भी इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाना चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स एंड लोन। देखो कैपिटल जब भी मतलब बिजनेस में लगाया जाता है तो बिजनेसमैन का एक सवाल होता है कि अगर ये बिजनेस में जो मैंने पैसा लगाया हुआ है उसके बदले में अगर बैंक में पैसा वो जमा किया होता तो बैंक उसको क्या करता है, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो है प्रोवाइड करता। तो अगर मतलब जैसे इंटरेस्ट ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है पूरी तरह से कि तुम राजी हो, सारे के सारे राजी हैं कि नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो फिर मतलब कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना होगा, किस परसेंट के रेट से मिलेगा, ताकि भविष्य में कोई डिस्प्यूट ना खड़ा हो। ड्राइंग्स पे जैसे मान लो अगर कोई पार्टनर है उसको जरूरत पड़ता है अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कभी पैसा निकालने का, फर्म से मन होता है, तो अगर वो पैसा निकालता है तो उसकी क्या लिमिट होगी, कितना मतलब जैसे
विड्रा कर सकता है। अगर विड्रा करता है तो उस पर रेट ऑफ ड्राइंग्स मतलब चार्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब जो है चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा उस परसेंट। लोन, अगर मान लो मतलब जो है दो केस हो सकता है लोन में कि या तो किसी पार्टनर ने जरूरत पड़ने पे फर्म को लोन दिया या फिर मतलब जो है कभी जरूरत पड़ने पे किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया, ठीक है। तो अगर फर्म को मतलब दिया है किसी पार्टनर ने लोन तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मान लो मतलब जैसे अगर कोई ज़रूरत इस तरह की अर्जेंट नीड है तो तुम बैंक के पास जा रहे हो लोन के लिए, तुम्हारा कोई पार्टनर कह रहा है कि मतलब जैसे मेरे पास मैं कैपेबल हूँ, मैं लोन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो ऐसे में उसको मतलब जो है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर कभी ज़रूरत पड़ने पे कोई पार्टनरशिप फर्म से लोन ले लेता है तो भी उसे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब लौटाना चाहिए, के साथ लौटाना चाहिए। तो ये क्या क्या होगा इसके नियम शर्तें, मतलब जैसे इसमें लिमिट्स क्या होंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे इन केस ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स या फिर लोन, वो मेंशन हो जाना चाहिए क्लियरली। सैलरी कमीशन ऑफ अ पार्टनर, जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम पार्टनर्स हो तीनों और उसमें से कोई एक पार्टनर है जो कि सीए की डिग्री होल्ड करता है या कोई है जो कि एमबीए की डिग्री होल्ड करता है और मैनेजरियल वर्क में एक्सपर्ट है, तो तुम क्यों किसी को बिजनेस मैनेज करने के लिए बाहर ही लाओगे। वो कह रहा है कि मतलब हम बिजनेस देख लेंगे, सीए वाला कह रहा है कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो है बिजनेस का देख लूँगा। तो अगर मान लो मतलब बिजनेस में कोई इस तरह का एडिशनल काम करता है, ठीक है, अब मान लो दो तुम मतलब जैसे काम देख रहे हो, एक तीसरा मतलब जैसे तुम्हारा पार्टनर कोई काम नहीं कर रहा है तो तुमको लगता है कि मतलब जैसे उसे सैलरी कमीशन मिलना चाहिए, लेकिन अगर जो एडिशनल टाइम दे रहा है फर्म को कुछ और मतलब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर कर रहा है तो उसको मतलब उसके एवज में या तो कमीशन या फिर सैलरी दी जानी चाहिए। और वो अगर दी जानी चाहिए तो कितनी दी जानी चाहिए ये भी मतलब एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट मेंशन कर दिया जाना चाहिए, डिसाइड हो जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना खड़ा होने पाए। उसके बाद देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने कहा कि मतलब पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है तो प्रॉफिट शेयरिंग एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पार्टनरशिप का। तो सारे पार्टनर्स के बीच में क्या तय हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके, किस रेशियो प्रोपोर्शनेट में वो अपने प्रॉफिट्स को बांटेंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, वो चीज़ पहले से डिसाइड होनी चाहिए। कोई ये बात में ना कहने लगे कि हमको कम मिला या ज़्यादा मिला। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, अब अकाउंटिंग पीरियड देखो मतलब जो है एनुअली हो सकता है साल भर का, हाफ ईयरली हो सकता है 6 महीने का, या फिर क्वार्टरली हो सकता है। या तो मतलब जैसे पार्टनर से मिलके अकाउंटिंग पीरियड तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च को फॉलो कर सकते हैं, या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर का कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो म्यूचुअली मतलब राजी हो जिसपे सभी के सभी, तो वो क्या होगा अकाउंटिंग पीरियड, ये पहले से इसमें डिसाइड कर लिया जाना चाहिए। उसके बाद देखो मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो जब पार्टनरशिप का बिजनेस होता है तो मान लो जैसे 3 लोग हो मिलके बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस अगर बढ़ने लगा तो एक्सपेंशन और ग्रोथ देख के तुमको लग रहा है कि हमें एक नए पार्टनर की एक एक्स्ट्रा हैंड की ज़रूरत है और कुछ एडिशनल कैपिटल की, क्योंकि जो पार्टनर मतलब जिसको एडमिशन दोगे तो वो पार्टनर कैसे बनेगा, पूंजी ले आएगा तब ना पार्टनर बनेगा। अगर 3 लोग बिजनेस रन कर रहे हो, कोई चौथा मतलब तुम्हारे साथ काम करना चाहता है तो उसको लाना पड़ेगा ना कैपिटल का अमाउंट। तो एडमिशन की जरूरत महसूस होने लगती है कभी कभी पार्टनरशिप में जब बिजनेस एक्सपेंशन और ग्रोथ के दौर से गुजर रहा होता है। तो अगर किसी नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हो तो अकाउंट सेटलमेंट कैसे कैसे होगा, क्या क्या उनको लाना होगा, क्या देना होगा,
क्या नियम शर्तें, ये देखो, ये जो डीड है ना पार्टनरशिप की, ये अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट डेथ होता है, या फिर अगर आपसी सहमति से एग्रीमेंट बदल जाता है, तो ये पार्टनरशिप डीड पुरानी वाली क्या होती है, बेकार हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। फिर तुमको एक नया पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन अगर लेगा कोई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जैसे बदल जाएगा, तो पुरानी नियम और शर्तें क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा, एडमिशन होगा, या फिर अगर रिटायरमेंट मान लो 3 हो, उसमें से किसी ने एक ने कहा कि भैया अब हमारा शरीर इजाजत नहीं दे रहा है काम धाम देखने का, करने का, और हमको अब रिटायरमेंट चाहिए, हम चलेंगे चारों धाम की यात्रा पे, तो उस केस में क्या होगा, तुमको एक प्रॉपर नोटिस देनी होगी फर्म के नाम कि हम अब इस डेट से काम नहीं कर पाएंगे और हमें सेवा मुक्त किया जाए। तो पहले मान लो 3 थे मिलके पार्टनरशिप कर रहे थे, अब कोई तुम्हारे बीच से एक चला गया, तो अब प्रॉफिट शेयर करने के लिए कितने बचे, 2 बचे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मान लो जो जाएगा, तो वो अपना जो भी कैपिटल बन रहा होगा फर्म में वो मांगेगा, जो तुम्हारा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट होगा, मान लो मतलब जैसे 1 अप्रैल से 31 जनवरी का फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो, तुम 1 जनवरी को रिटायरमेंट मांग रहे हो, तो अप्रैल से लेके जनवरी तक तो तुम वर्किंग रहे ना फर्म में, पूरा साल कंप्लीट नहीं किए, लेकिन जनवरी तक का तो साथ रहा ना, तो उतने के उस डेट तक के प्रॉफिट में तुम्हारा हिस्सा कितना बन रहा है उसका पेमेंट किया जाएगा। अगर मान लो रिटायरमेंट का केस ना हो के मतलब जो है किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो मौत मतलब बता के थोड़ी ना आती है, यमराज तो बिना बताए चले आते हैं ना, दस्तक दे जाते हैं दरवाजे पे। तो अगर किसी का इस तरह विकेट डाउन हो जाता है, तो मान लो वो तो अब लेने के लिए दुनिया में बचा नहीं, लेकिन उसके घर वाले, उसके नामिनी, वाइफ, बच्चे, ठीक है, तो जो भी होगा उसको उसका पेमेंट दिया जाएगा। तो क्या मतलब जैसे नियम और शर्तें होंगी पेमेंट का, पेमेंट देखो, या तो मतलब जैसे फर्म एक मुश्त पैसा पेमेंट कर सकती है, या फिर मान लो अगर छोड़ के चले जा रहे हो या किसी की डेथ हो रही है और एक मुश्त पैसा पे करती है, तो एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट होगा फर्म के ऊपर ना। ये भी हो सकता है कि फर्म आपको किस्तों में भुगतान करे, तो वो नियम शर्तें क्या होंगी, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, ठीक है। डिसोल्यूशन होता है किसी फर्म का विघटन, मतलब समाप्त होना, वाइंड अप होना किसी। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप का बिजनेस कंटिन्यूअसली लॉस में चल रहा होता है, लॉस सफर कर रहा होता है, या उसको लगता है कि अब इस बिजनेस का कोई फ्यूचर नहीं है। जब फर्म की लायबिलिटीज उसके असेट्स से ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस केस में फर्म को क्या किया जाता है, डिजॉल्व कर दिया जाता है। अब ये डिजॉल्व जो होता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकता है कि सारे पार्टनर्स मिलकर राजी हो जाएं कि फर्म को अब बंद कर देते हैं, अब घर से पूंजी जा रही है, या फिर बाई कोर्ट मतलब हो सकता है ये। तो उस समय नियम और शर्तें क्या होंगी, डिसोल्यूशन के केस में क्या होगा, फर्म बंद होगी, फर्म के जितने मतलब जो है असेट्स हैं उनको बेचा जाएगा, उसके बाद जो पैसा उससे आएगा फर्म की संपत्तियों को बेचने से, तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होंगी उनका पेमेंट किया जाएगा। एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेमेंट करने के बाद में इंटरनल लायबिलिटीज, जैसे किसी पार्टनर का लोन है, उसकी कैपिटल है, उसमें देखा जाएगा, तो उनको जो बचेगा वो वापस किया जाएगा, ठीक है। तो क्या नियम और शर्तें, एक एक चैप्टर ये आगे बन जाएंगे। ये जाओगे, पहला चैप्टर इसमें है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, दूसरा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, फिर तीसरा चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, चौथा चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, और पांचवा चैप्टर है
तुम लोगों का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किसी फर्म का विघटन, ठीक है। तो आगे देखो फिर मतलब जैसे दिया हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो बच्चा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब एक इसेंशियल आइटम होता है पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल में। देखो जैसे अगर अभी बता रहे थे तुम लोगों को कि कई बार जरूरत महसूस होती है किसी पार्टनर के एडमिशन की। मान लो 3 लोग मतलब जैसे बिजनेस कर रहे हो और एक कोई तुमसे कहे कि हमको मतलब आपके साथ काम करना है, तो क्या मतलब जैसे तुम केवल उसको कैपिटल लेके बिजनेस में पार्टनर बना लोगे? मान लो जो बिजनेस है तुम क्रिएट किए हो, उसमें तुम्हारा खून पसीना मेहनत लगी हुई है ना। अब कोई नया आएगा तो वो तो एक जमे जमाए बिजनेस में आ रहा है ना, बने बनाए। तो तुम कहोगे कि भैया कैपिटल तो ला रहे हो, ठीक है, लेकिन ये जो गुडविल है, जो प्रसिद्धि ख्याति हम लोगों ने अर्जित की है इतना मेहनत करके, एक बने बनाए मार्केट में या बिजनेस में तुम उतर रहे हो, इसलिए तुमको अपने कैपिटल के अलावा एक और अमाउंट लेके आना होगा जिसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मतलब जैसे रिटायरमेंट और डेथ हुआ, तो रिटायरमेंट अगर डेथ हो रहा है किसी पार्टनर का, तो रिटायरमेंट डेथ में क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे उसमें से कोई एक या तो फर्म छोड़ के चला जाएगा या फिर दुनिया छोड़ के चला जाएगा। तो अगर जा रहा है तो उसको मतलब जैसे वो फर्म में था ना, तो फर्म में कैपिटल के अलावा उसको कैपिटल प्रॉफिट टिल द डेथ के अलावा भी एक और अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा जिसको हम कहते हैं गुडविल, ठीक है, क्योंकि उस बिजनेस की ख्याति बनाने में उसका भी क्या है, हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद राइट, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। किसी फर्म के बिजनेस में सारे पार्टनर्स के क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, ड्यूटीज क्या क्या होंगी उनको, ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट इस तरह का या कन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में पैदा ना हो। इस पार्टनरशिप डीड का रिटेन होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको एज ए एविडेंस ऑफ इन केस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट आप प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ये नोट कर लिए हो तुम लोग कंटेंट वाला? क्लोज हो गया है।